हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा मैथ्स 1 बीजगणित जिसको कहते हैं हम लोग। बीजगणित के पहले दो चैप्टर जो है हमारे, पहला है एक आपका दो चरांक वाले रेखीय समीकरण और दूसरा है आपका वर्ग समीकरण। आपको नॉलेज के लिए जानना जरूरी है कि ये दोनों जो चैप्टर है ये बीजगणित के प्रकार है। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला विषय है, चैप्टर जो है वो है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। हम लोग किसे कहेंगे? दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को पहचानने के लिए आपको उसमें देखना होता है कि दो अलग अलग प्रकार के अक्षर का उपयोग होता है, उसे ही हम लोग चरांक कहते हैं। तो जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है, क्या कहेंगे हम लोग? जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है, क्या लिख रहे हैं? जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है, चरांकों वाले प्रत्येक पद का घात एक होता है, उसे दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आप इसकी परिभाषा समझो या उसका अर्थ समझो कि जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है, चरांकों वाले प्रत्येक पद का घात एक होता है, उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। अब इसे अगर आपको समझना है तो सबसे पहले समीकरण में बराबर जीरो होना जरूरी है। अब दो चरांक का मतलब एक अक्षर हमने ले लिया x और दूसरा अक्षर ले लिया हमने y, तो x प्लस y बराबर 0। यहाँ x की घात क्या है? 1। यहाँ y की घात क्या है? 1। इसीलिए इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। अगर एक और उदाहरण लेना हो तो आप ले सकते हो 4n plus 3n plus 12 equals to 0। ये आप एक और उदाहरण दे सकते हैं, 4n plus 3n plus 12 equals to 0, या आप इसको कह सकते हैं 4n plus 3n equals to -12। इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। आपको इसको समझना है कि यहाँ ये तीसरे पद पे है और इसको अगर हम उस तरफ भेजेंगे तो ये आपका -12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है, चरांकों वाले प्रत्येक पद, यानी ये पहला पद, ये आपका दूसरा पद। पहले पद की घात क्या है? 1। दूसरे पद की घात क्या है? 1। एक नॉर्मली लिखा हुआ नहीं रहता है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो एक लिखा नहीं जाता है। आपको समझना पड़ता है कि जहां कोई घात नहीं है वहां पर घात क्या है? 1 होती है। तो ये आपका दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहलाएगा। तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप या सामान्य स्वरूप क्या होता है? तो जैसे आप लोग इसके लिए ध्यान रखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या ध्यान रखना है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको हम लोग कहते हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप। ये जो शब्द है सामान्य रूप, इसको समझना जरूरी है आपके लिए कि सामान्य रूप क्यों बोला जा रहा है। तो जैसे हम लोग हाथी के बारे में तो जानते ही हैं, है ना? ये हाथी को क्या होता है?
एक सूंड होती है पीछे की तरफ, या आप समझेंगे कि कुत्ता होगा 2 पैर वाले। तो ये सब चीजें जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो आप मेरे पर विश्वास नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाथी की जो सूंड है वो सामने की तरफ होती है, या जो कुत्ते होते हैं नॉर्मली उनके 4 पैर होते हैं अगर कोई घटना नहीं हुई हो तो। ठीक है, तो ये जब मैं कह रहा हूं कि भाई कुत्ते के 2 पैर होते हैं तो आप मानोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं या किसी भी जानवर के 4 पैर होते हैं। तो जब ये चीज हम फिक्स है हमारे माइंड में, उसको हम कहते हैं सामान्य रूप, यानी हमको आज तक पता है। अब जिस चीज को हमने देखा नहीं उसके बारे में हम नहीं कह सकेंगे कि उसका सामान्य रूप कैसा है। तो यहाँ पर जो रेखीय समीकरण आपके लिए आएगा, ये जो रेखीय समीकरण होगा ये उसका सामान्य रूप है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कोई भी रेखीय समीकरण आपको इसी रूप में दिखना चाहिए। क्या है वो? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इसमें x के बारे में पहले ही बात हो चुकी है कि ये चरांक है, y के बारे में भी बात हो चुकी है कि ये क्या है? आपका चरांक है। x चरांक की घात 1 है, y चरांक की घात क्या है? 1 है। तो ये a को गणित में हम लोग गुणांक, ठीक है, इस चरांक अक्षर के साथ का जो नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणांक। b को भी क्या कहेंगे हम लोग? गुणांक। और c को भी क्या कहेंगे हम लोग? गुणांक कहते हैं। अब इनके लिए एक नियम है कि जो आपका a और b है ये 0 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी वैल्यू तब तक है जब तक हमारी सांसें चल रही है। अगर मेरी सांसें नहीं चल रही होगी तो मैं डेड बॉडी हो जाऊंगा। तो ऐसे ही अगर ये a बराबर हो गया 0 के, b बराबर हो गया 0 के एक ही समय पर, तो ये रेखीय समीकरण बचेगा ही नहीं। तो रेखीय समीकरण को जीवित रहने के लिए या इस रूप में रहने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि a और b एक ही समय पर 0 नहीं हो सकते। एक बार a 0 हुआ चलेगा, by प्लस c रह जाएगा। एक बार b 0 हुआ चलेगा, ax प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। एक बार c 0 हुआ चलेगा, ax प्लस by बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन एक ही समय पे a और b 0 नहीं हो सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप। अभी 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप समझने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं। आपकी किताब में दिया हुआ है 3x = 4y - 12। तो आपको ये देखना है और बताना है कि क्या ये रेखीय समीकरण है, 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण है या नहीं है, क्या ये अपने सामान्य रूप में है। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है, लेकिन ये अपने सामान्य रूप में नहीं है। तो आपको एक बार अगर बता दिया है कि सामान्य रूप इसका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, तो आपने क्या करना है? 4y को इस तरफ लेंगे और गणित का नियम है कि जब ये इस तरफ आएगा तो इसका चिन्ह जो होगा वो बदल जाता है। 3x - 4y = -12, या आप 12 को भी जरूरत के अनुसार इस तरफ ले सकते हो, नहीं भी लिया उस तरफ रखा तो चलेगा। ये इस रेखीय समीकरण 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप होगा। तो इसको आपको बहुत ढंग से समझना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे आगे पीछे करके दिया रहेगा और आपको उसको सामान्य रूप में लिखने को कहा जाता है। अब आपकी किताब के पेज नंबर 1 पे जो कृति दी गई है कुछ, कि हमको पहचानना है कि दिए गए समीकरण रेखीय समीकरण है या नहीं, हम उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो पहला वाला जो आपको एक समीकरण दिया हुआ है 4m + 3n = 12। आपको ये पहचानना है कि क्या ये रेखीय समीकरण है। तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना है? चेक करना है कि m की घात क्या है? 1 है। n के इधर भी कुछ नहीं लिखा है, घात क्या है? 1 है। इसका मतलब ये आपका रेखीय समीकरण है। बिना ज्यादा कुछ चेक किए इतना ही देख लीजिए,
रेखीय समीकरण होने के लिए कि दो अलग अलग अक्षर है क्या उनकी घातें एक है तो ये रेखीय समीकरण है, वो भी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है। चलो अभी इसके बाद सेकंड आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - 7y = 30। 3x² - 7y = 30, ये आपका दूसरा है। अब इसको चेक करेंगे पहले, क्या इसमें दो चरांक है? बिल्कुल है। क्या दोनों की घातें एक है? नहीं। तो यहां पर आपके लिए ये ध्यान देने लायक बात है कि यहां पर जो घात है वो कितना है? 2। हमारा नियम क्या कह रहा है कि वो घात कितना होना चाहिए? 1। इसलिए यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं, यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं। इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है √2x प्लस माइनस √5y, √2x माइनस √5y इक्वल्स टू क्या है? 1 है। यहां पर घात क्या है? 1 है। तो हमारी जो शर्त है वो तो पूरी हो गई, लेकिन आप लोग यहां पर ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां तो √2 दिया है और यहां पर √5 दिया है। तो आपकी जानकारी के लिए ध्यान रखना है कि हमारा मतलब सिर्फ चरांकों से है। ये जो गुणांक है ये किसी भी रूप में रहेंगे तो चलेगा, इसलिए इनसे हमारे को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम इसका भी आंसर क्या देंगे कि यह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है। यह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको इसमें 0x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना दिया है हमारे को? -3 इक्वल्स टू 0। 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि हमारे पास चरांक तो दो दिख रहे हैं, x है और y है, दोनों की घातें क्या है? 1 है। किंतु ये जो पहला वाला जो गुणांक है वो क्या दिख रहा है आप लोग को? 0। ये शून्य होने के कारण ये पूरा क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा? 6y माइनस 3 बराबर 0, जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही चरांक रह जा रहा है। क्या रह रहा है आपके पास? एक ही चरांक। इसी कारण ये क्या होगा? यहां दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण नहीं। क्या कारण है? आप लोग ने देखा कि गुणांक, पहला वाला पद का गुणांक जो है वो 0 है, जिसके कारण ये चरांक क्या हो रहा है आपका? यहाँ खत्म हो जा रहा है। आपको क्या रह जा रहा है? 6y माइनस 3। सिर्फ एक ही चरांक है, इसलिए यहाँ दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं होगा। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में थोड़ी सी सिमिलैरिटी आप लोग को दिख रही है। जो यहाँ पर पहले इसमें था वो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दूसरे पद में उसका गुणांक क्या दिख रहा है आप लोग को? 0 दिख रहा है, जिसके कारण ये पूरा क्या होने वाला है? 0। आपका समीकरण रह जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। सेम केस क्या है? यहाँ पर एक ही चरांक है, इसीलिए दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं। दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर
6 लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या दिया हुआ है, 4/x प्लस क्या दिया है 5/y प्लस नहीं है इक्वल टू 4 बराबर 4। यहां पर नॉर्मली x कहां होना चाहिए था ऊपर, y कहां होना चाहिए था ऊपर, लेकिन ये हर में दिया हुआ है। जब आप इसको ऊपर लेंगे तो ये जो इसकी घात अभी तक 1 है, घात बदलती है नियम के हिसाब से, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने में जो भी घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहां पर जो आपका घातांक है वो -1 है, इसलिए दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं। नेक्स्ट है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है आपको 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि एक ही पद में x और y दोनों आ गए हैं। एक ही पद में दोनों आने के कारण घातांक के नियम से आप जाएंगे तो इनकी घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, और ये घात क्या हो जाएगा, यहां पर घातांक क्या हो जाएगा 2 है, क्या हो जाएगा घातांक 2। इसलिए दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है। तो यहां पर हमारा हमने 7 क्वेश्चंस देखे, यानी पेज नंबर 1 की सारी कृति कर ली। इससे आपको समझने में मदद मिली कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किस प्रकार से हो सकते हैं, कहां किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप इनको ध्यान रखोगे तो आगे का चैप्टर आपके लिए इजी जाएगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।